हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर आप सभी लोगों से बात करूंगा वह विषय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका ठीक ठीक अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के विषयों में कोई भी चीज़, कोई भी मत, कोई भी सिद्धांत, कोई भी विचार सार्वत्रिक सत्य नहीं माना जाता। इसका खंडन किया जा सकता है, इस पर टिप्पणियाँ की जा सकती हैं, इसकी आलोचनाएँ भी की जा सकती हैं। तो आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने अपने विचारों और मतों को रखूँगा, जिसका उद्देश्य किसी भी धर्म के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है, और ना ही मैंने इस लेक्चर के माध्यम से किसी धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश की है, और ना ही मेरा किसी धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है। तो प्रिय साथियों, आप सभी लोग इस लेक्चर को गंभीरतापूर्वक मत लीजिएगा, क्योंकि यह लेक्चर सिर्फ एक अनुमान के आधार पर बनाया गया है। आप सभी लोग इस विषय पर चिंतन करिए और देखिए कि उस समय समाज में क्या क्या चीज़ें हो सकती थीं और किस प्रकार से शासन प्रशासन, समाज और सामाजिक व्यवस्थाएं हो सकते थे, और अपने विचारों को हमारे चैनल द एजुकेशन फैकल्टी के जरिए शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल द एजुकेशन के जरिए शेयर करिए। तो आज मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा कि आधुनिक भारत इतिहास में अगर 1857 की क्रांति सफल हो गई होती तो उस समय भारत की स्थिति क्या होती। तो आप सभी लोग एक बार इस पर विचार करके देखिए और सोचिए कि अगर 1857 की क्रांति भारत में सफल हो गई होती तो उसमें भारत की स्थिति क्या होती, किस प्रकार से समाज होता, किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं होती, किस प्रकार से शासन प्रशासन होते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो लोग चैनल से जुड़ गए हैं, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस चैनल से जुड़ने में मदद मिले, और ऐसे ही हम आगे नए नए विषयों पर बात कर सकें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि अगर भारत में 1857 की क्रांति सफल हो गई होती तो उस समय भारत की स्थिति क्या क्या बनती। ठीक है, तो इस विषय पर बात करने के लिए हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, वहाँ से लेकर 1857 की जो क्रांति होती है उसके मध्य में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनको ध्यान में हम लोग रखकर बात करेंगे, और देखा जाएगा कि ब्रिटेन ने भारत पर किस प्रकार से शासन किया था और ब्रिटेन की नीतियों और कानूनों ने भारतीय समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डाला था। ठीक है, और ये भी हम लोग देखेंगे कि भारतीय समाज में ऐसे क्या परिवर्तन किए गए जो 1857 की क्रांति जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय भारत पर शासन किसका था और किस प्रकार से उस समय समाज था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, तो आप देखेंगे कि उस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। ठीक है, और अकबर के शासनकाल के बारे में हम लोग जानते हैं कि अकबर का शासनकाल जो है एक भारतीय समाज में एक संतुलित समाज के रूप में देखा जाता है। ठीक है, काफ़ी हद तक मुगल शासक अकबर के शासनकाल में समाज संतुलित था भारत का। ठीक है, यानी कि जब ब्रिटिश भारत में आते हैं, जब अंग्रेज भारत में आते हैं, तो इसमें जो समाज वो लोग पाते हैं वो एक काफ़ी हद तक संतुलित समाज देखते हैं। ठीक है, और कालांतर में आप जब देखेंगे कि जब तक मुगल शासक जीवित हैं, अकबर से लेकर औरंगजेब तक जब तक जीवित हैं, तब तक अंग्रेजों ने भारतीय समाज में कोई भी बड़ा हस्तक्षेप नहीं किया था। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। और कालांतर में आप देखते हैं कि 1717 में जो फर्रुख सियर का फरमान जारी होता है, जिसे अंग्रेजों का शाही फरमान बोला जाता है, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भारत में बोला जाता है, उसने भारत में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी और बहुत ही ज़्यादा रियायत और बहुत ही ज़्यादा छूट प्रदान कर दी थी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए, जिससे अंग्रेजों को अनुमान से ज़्यादा भारत में राजस्व की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेजों को भारत में अनुमान से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई तो वो लोग यहाँ पर स्थापित होने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, और ऐसा पहली बार भारत में नहीं हुआ था कि भारत में लोग आए और भारत को लूटे या भारत में जो शासन किया, ऐसा भारत में पहली बार नहीं हुआ था। आप प्राचीन काल से देख लीजिए, चाहे हिंद यवन शासकों को देख लीजिए, चाहे दिल्ली सल्तनत के शासकों को देख लीजिए, चाहे मुगल शासकों को देख लीजिए। ठीक है, इन सभी ने भी वही काम किया जो अंग्रेजों ने किया था भारत में।
बस एक ही चीज़ अंग्रेज़ों में देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ भारत में आए, शासन किए और उपनिवेश बनाए और फिर कालांतर में भारत को आज़ाद करके चले गए। लेकिन इसके पीछे के जो शासक होते हैं, चाहे हिंद यवन, चाहे दिल्ली सल्तनत, चाहे मुगल शासक, ये लोग भारत में आते हैं लेकिन भारत में ही बस जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत में शासन किया तो वो कोई नया चीज़ नहीं था। तो आगे हम बात करते हैं कि देखेंगे कि जब अंग्रेज़ों को अनुमान से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई तो वो लोग यहाँ पर स्थापित होने का प्रयत्न करने लगे और कालांतर में जब आप देखेंगे कि 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों ने तो अंग्रेज़ों को भारत में स्थापित होने का अवसर ही प्रदान कर दिया। 1764 के युद्ध में जब अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल शासक तीनों एक साथ हारते हैं तो अंग्रेज़ों के हाथ में भारत का बहुत बड़ा भूभाग चला जाता है। ठीक है, और जब बड़ा भूभाग चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि उस भूभाग पर अंग्रेज़ यहाँ पर शासन करने का प्रयत्न करेंगे। और 1764 के युद्ध ने, बक्सर के युद्ध ने आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों को पूरा का पूरा अवसर ही प्रदान कर दिया कि भारत पर वो स्थापित हो जाए और कालांतर में उन्होंने भारत पर स्थापित होकर शासन भी किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ब्रिटेन ने भारत पर किस प्रकार से कानून लागू किए और किस प्रकार से नीतियां बनाकर शासन किया, जिसका परिणाम हम कालांतर में 1857 की क्रांति में देखते हैं। अगर मैं ब्रिटेन के कानूनों और नीतियों के बारे में बात करूं तो हम पाएंगे कि भारत में ब्रिटेन ने जितने भी कानून लागू किए हैं, जितने भी नीतियां बनाई हैं, उन सभी ने भारतीय समाज में शोषणकारी व्यवस्थाओं को जन्म दिया है। ठीक है, जिससे भारतीय समाज में घोर असंतोष व्याप्त हो गया था कालांतर में और धीरे धीरे छोटे मोटे विद्रोह होते रहे और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे विद्रोह होते रहे हैं उसका ही जो बहुत बड़ा परिणाम हम देखते हैं वो 1857 की क्रांति के रूप में हम देखते हैं। अगर मैं ब्रिटेन के कानूनों के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने जितने भी कानून भारत पर लागू किए 1773 से लेकर 1853 तक जितने भी कानून बनाए, इन 1773 और 1853 के मध्य में उन सभी कानूनों ने काफ़ी हद तक भारतीय समाज का शोषण किया था। ठीक है, तो जब शोषण हुआ तो जाहिर सी बात है कि भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो कालांतर में जब अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों में विरोध की भावना उत्पन्न होती है तो उसका परिणाम हम छोटे मोटे विद्रोहों के रूप में और छोटे मोटे विद्रोहों के रूप में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व प्रणालियाँ हैं, जो भू राजस्व नीतियाँ हैं, जिसमें स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है, महालवाड़ी व्यवस्था है, इन सभी नीतियों ने आप देखेंगे कि भारतीय समाज में वाणिज्यिक कृषि को जन्म दिया था। ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि ने धीरे धीरे भारतीय समाज के जो लघु उद्योग हैं, हस्तशिल्प उद्योग हैं, जो ग्रामीण उद्योग हैं, उनको धीरे धीरे नष्ट कर दिया और उनका धीरे धीरे कालांतर में पतन हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी आप देखेंगे कि भारतीय समाज के लोगों में बहुत ही घोर असंतोष व्याप्त होता है और एक नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है भारतीय समाज में। ठीक है, और अगर वाणिज्यिक कृषि के बारे में बात करें तो वाणिज्यिक कृषि ने आप देखेंगे कि समाज में खाद्यान्न जैसे संकटों को उत्पन्न कर दिया और खाद्यान्न संकटों ने भारतीय समाज में अकाल जैसी स्थितियां बना दी थीं। और जब भारत में अकाल जैसी स्थितियां बनी तो हम देखते हैं कि भारत में जो बहुत ही धन माल की हानि होती है, बहुत ही ज़्यादा लोग मर जाते हैं, जिससे भारतीय समाज में बहुत ही घोर असंतोष व्याप्त होता है। और उसी को आप देखेंगे कि कालांतर में जो चीज़ें होने लगती हैं, विद्रोह होने लगते हैं और वही चीज़ें कालांतर में 1857 की क्रांति के रूप में परिणत हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि अंग्रेज़ों के जो धर्म सुधार जो कानून बनाए गए थे, जैसे 1829 का सती प्रथा है, फिर उसके बाद 1843 का दास प्रथा है और 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, इन सभी अधिनियमों ने कहीं ना कहीं भारत में जो चली आ रही परंपरा उन सभी को ठेस पहुंचाया था। और जाहिर सी बात है कि जब परंपराओं को भारतीय समाज में ठेस पहुंचाया गया तो जो इनको मानने वाले हैं उनके अंदर भी अंग्रेज़ों के प्रति एक घोर निराशा हुई और जो अंग्रेज़ों के प्रति जो घोर विद्रोह का भावना उत्पन्न हुआ भारतीय समाज में, उसका भी परिणाम आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधियां हैं, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की जो राज हड़प नीतियां हैं,
इन सभी नीतियों ने भारतीय समाज में घोर असंतोष व्यक्त किया। ठीक है। और कालांतर में तो आप देखेंगे कि 1856 में जब अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में होता है और सिर्फ उस पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में इसका विलय किया जाता है, तो उसने तो पूरे भारतीय समाज में एक असंतोष व्यक्त कर दिया था। और उसके बाद 1 साल बाद ही आप देखेंगे कि बहुत बड़ा विद्रोह भारत में देखने को मिलता है 1857 में। तो हमने ब्रिटेन के शासन प्रशासन को देखा और ब्रिटेन के नीतियों को देखा भारत में कि उन्होंने समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डाला था। ठीक है। अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत और उसके दमन के बारे में। ठीक है। तो अब अगर हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करें तो आप पाएंगे कि जब सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने के लिए दिया गया था, तो सैनिकों इसके प्रयोग से मना कर दिया। और जब मना किया तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों के द्वारा उन पर दबाव डाला गया। और जब अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा भारतीय सैनिकों पर दबाव डाला गया तो जाहिर सी बात है कि जिनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा था कारतूसों के प्रयोग से, उनमें विद्रोह तो उत्पन्न होना ही होना है। ठीक है। तो उसी का परिणाम हम देखते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने अपने सैनिक साथियों से क्रांति का आह्वान किया था। ठीक। और सुबह में ही आप देखेंगे कि जब मंगल पांडे ने अपने लेफ्टिनेंट बा की हत्या की और उनको पकड़ लिया गया और उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। और जब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, तो इसका जो प्रभाव सैनिकों पर पड़ता है वो कि नकारात्मक पड़ता है। ठीक है। जिससे सैनिकों में एक असंतोष व्याप्त हो जाता है और कालांतर में सैनिक अपनी टुकड़ियों को जमा करके वो विद्रोह का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। ठीक है। और 11 मई को जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाकर अपने नेता के रूप में उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को चुनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर कर रहे हैं, तो जब क्रांति सफल होगी तो जो शासक वर्ग बनेगा भारत में, वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही बनेगा। ठीक है। आगे देखेंगे कि 1858 तक क्रांति का पूरी तरह से दमन कर दिया जाता है। निर्ममता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक नरसंहार करके, जनसंहार करके क्रांति का दमन किया गया। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि भारत 1857 की क्रांति अगर सफल हो गई होती तो उस समय भारत की स्थिति क्या बनती। 1857 की क्रांति सफल होने के बाद अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि जब 1857 का विद्रोह होता है तो विद्रोहियों ने दिल्ली जाकर किसको अपना नेता चुना। ठीक है। तो उन्होंने अपना नेता बहादुर शाह जफर को चुना था। तो जाहिर सी बात है कि अगर क्रांति सफल होती तो बहादुर शाह जफर है जो उनका शासन भारत पर होता, उनके नेतृत्व में भारत का शासन प्रशासन चलता। ठीक है। यानी कि हम 1857 की क्रांति को मान सकते हैं कि यह अपने पश्चातदर्शी चीज़ों को लेकर चल रही है। तो यानी कि अगर बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठते और उत्तर मुगल कालीन शासन फिर से भारत पर आ जाता तो उसी प्रकार से भारत में समाज बन जाता है, उसी प्रकार से शासन प्रशासन होने लगते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं हो जाती भारत में। ठीक है। अगर और बात करें क्रांति की सफलता के बारे में, तो अगर क्रांति अगर सफल हो गई होती 1857 की, तो हो सकता था कि जो कालांतर में भारत का विभाजन हुआ वो भी नहीं होता। ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब मुगल शासक फिर से आ जाता है तो भारत का विभाजन होना ही बहुत नाम मात्र की चीज़ हो जाती वो। और अगर देखें कि जो भारत में कालांतर में जो विचारधाराएं समाज में उभर कर आए, जैसे राष्ट्रवादी विचारधाराएं हैं, फिर बंधुत्व, भाईचारे और समानता की विचारधाराएं हैं, और फिर उसके बाद क्रांतिकारी जो विचारधाराएं भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं, तो वो शायद ही देखने को मिलती हैं। और उसको अगर देखने को मिलती भी तो काफ़ी समय के बाद देखने को मिलती है विचारधाराएं। और अगर ये विचारधाराएं अगर काफ़ी समय के बाद देखने को मिलती तो जाहिर सी बात है कि जो क्रांतिकारी नेता जिनको हम आज जिस रूप में देखते हैं, जिस रूप में समझते हैं, जैसे गांधी हो गए, नेहरू हो गए, पटेल हो गए, फिर उसके बाद भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, तो इन सभी जो क्रांतिकारी नेता हैं तो उनको भी हम आज इस रूप में शायद ही देख पाते हैं, या देखते तो बहुत काफ़ी समय के बाद ये लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी भारतीय समाज में। और अगर हम बात करें क्रांति के सफल होने के बाद, तो अब देखेंगे कि जिस प्रकार से भारत में इस्लामिक शासन में धर्मांतरण हो रहे थे,
तो हो सकता था कि अगर उत्तरकालीन मुगल शासन फिर से भारत पर आता, तो वो धर्मांतरण की चीज़ें हैं जो फिर से पुनः भारतीय समाज में होने लगती, और कालांतर में हो सकता था कि उसको बढ़ावा मिल जाए। ठीक है, अगर बढ़ावा मिलता अगर कालांतर में धर्मांतरण की चीज़ों को, तो जाहिर सी बात है कि जो वर्तमान समय में हिंदुओं की संख्या है वो मुसलमानों की संख्या होती। ठीक है, यानी कि हम मान सकते हैं कि अगर 1857 की क्रांति के बाद भारत में धर्मांतरण की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती, तो भारत में मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ती और भारतीय समाज में देखने को मिलती है अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो। ठीक है, अगर इसके बाद आप लोगों के विचार में कोई भी और भी नई नई चीज़ें आ रही हैं अगर 1857 की क्रांति सफल होने के बाद, तो आप उन सभी चीज़ों को हमारे टेलीग्राम चैनल द एजुकेशन और यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी के जरिए शेयर करिए, जिसका हम देखेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों के समक्ष शेयर करेंगे उन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से सहयोग की आशा करता हूँ। धन्यवाद।